दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमने लास्ट लेक्चर में वैदिक सभ्यता के परिचय के बारे में देखा था और हमने ये देखा था कि जो वैदिक परंपरा थी उसमें सगोत्रीय विवाह किस लिए मना किया गया था। अब उसी श्रृंखला को अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमने वो जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था उसको मैं ब्रीफ में फिर से कर देता हूँ। जो वैदिक सभ्यता इसके विस्तार की यदि बात करें तो ये अफगानिस्तान, नॉर्थ में, यहाँ पर पंजाब और यहाँ पर वेस्ट यूपी, ये था, ये यहाँ पर इसका एक्सटेंशन था। अब इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि कोई भी सभ्यता हो, दुनिया की कोई भी सभ्यता हो, किसी भी देश की सभ्यता हो, वो हमेशा नदियों के इर्द गिर्द ही विकसित हुई है। उसके पीछे मैंने आपको कारण पहले बता दिया था। तो जो सतलज से यहाँ पर सतलज हो गई और यहाँ पर यमुना हो गई। सतलज से यमुना तक का क्षेत्र था और एक गंगा और यमुना का जो क्षेत्र था, ये दोआब थे, यहाँ पर इसका एक्सटेंशन था। अब यहाँ पर इसका एक्सटेंशन था और अभी मैंने दोआब शब्द बोला, दोआब है ना। दोआब शब्द का मतलब होता है दो का मतलब टू और आब का मतलब वाटर। कई जगह पर आपको आब शराब का भी पर्यायवाची मिलेगा। तो जो हमारा पंजाब है ना, ये पंजाब, इसको पंजाब इसीलिए कहते हैं, पंच प्लस आब 5 वाटर। तो यहाँ पर ये 5 नदी हैं, इसलिए इसको पंजाब कहा जाता है। तो ये इसका विस्तार था। अब हम देखते हैं वहाँ की सामाजिक स्थिति के बारे में। दोस्तों सामाजिक स्थिति में आप कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। सामाजिक किसी भी चीज़ की यदि हम सामाजिक स्थिति देखें तो सबसे पहले वहाँ का परिवार के मतलब वहाँ की पारिवारिक स्थिति, परिवार, क्योंकि परिवार एक समाज की इकाई है। उसके बाद में फिर ये इसको परिवार या सामाजिक मतलब ये इसका टॉपिक है सामाजिक व्यवस्था, परिवार। उसके बाद में आता है कि इनका खान पान क्या है। उसके बाद में ये आता है कि इनकी पोशाक क्या है। इसके बाद में आता है कि इनकी शिक्षा व्यवस्था क्या है। इसके बाद में आता है कि यहाँ पर महिलाओं की स्थिति क्या है। महिलाओं की स्थिति क्या है। फिर उसके बाद में अन्य में ये बात बोल सकते हैं कि किस पद्धति से ट्रीटमेंट कराते हैं, कौन सा डांस करते हैं, कौन सा वे उनके मनोरंजन इत्यादि, ये सब इसमें आ जाएंगे। आप किसी भी समाज का यदि आपको एक बात मिलेगी सामाजिक व्यवस्था, तो आप सामाजिक व्यवस्था में इन पहलुओं को आपको चर्चा करना ही पड़ेगा। जब आप इन पहलुओं को चर्चा करेंगे तो इसका मतलब है कि आप उसके सामाजिक पहलुओं की चर्चा कर रहे हैं। तो अब हम इनको देखते हैं एक एक को। अब दोस्तों ये कोई भी स्वतंत्र नहीं है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो परिवार की बात यदि करें तो जो आर्य सभ्यता थी उसमें पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो अब पितृसत्तात्मक का मतलब ये है कि घर का मुखिया जो होता था वो पिता होता था। मैं फिर आपको बता रहा हूं, ये आर्य सभ्यता की बात कर रहे हैं हम, आर्य सभ्यता की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि घर का मुखिया कौन होता था, पिता होता था। अब खान पान की यदि बात करें तो यहाँ पर शाकाहारी, वेजिटेरियन और मांसाहारी, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों व्यवस्थाएं उस समय पर मौजूद थी। दूसरी बात,
सोम और सुरा इन दोनों का इस्तेमाल होता था। सोम और सुरा ये क्या है, ये युवाओं की धड़कन दारू, ये दारू है जिसे शराब भी बोलते हैं। अब पोशाक की बात यदि करें तो इनके जो कपड़े हुआ करते थे ये ऊन के, चमड़े के इनके हुआ करते थे, ऊन के और चमड़े के वस्त्र हुआ करते थे। जो इनकी क्लोथिंग हुआ करती थी वो ऊन और चमड़े से बनी हुई होती थी। शिक्षा की यदि बात करें तो महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार था पुरुषों के साथ साथ। जैसे इसमें हम घोषा, लोपामुद्रा इसके एग्जाम्पल हैं। सभी को शिक्षा का अधिकार था, सभी को शिक्षा का अधिकार था, जिसमें महिलाओं के एग्जाम्पल भी आपने नाम सुना होगा, घोषा, लोपामुद्रा, ये सब महिलाओं के नाम हैं। ये विदुषी महिलाएं थी, विदुषी विद्वान का जेंडर अपोजिट। अब महिलाओं की स्थिति, अब जो आर्य सभ्यता थी ये पितृसत्तात्मक थी, लेकिन महिलाओं को सम्मान था, महिलाओं को सम्मान था। ये चिन्ह है, ये होता है महिला और ये चिन्ह होता है पुरुष। और यदि किसी के ये है तो ये गड़बड़ की बात है। महिला की, जो महिलाओं की स्थिति क्या थी, महिलाओं को सम्मान था, शिक्षा का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था। अब महिलाओं से जुड़े मुद्दे और दूसरे हम देख लेते हैं। दहेज की परंपरा नहीं थी, दहेज डोवेरी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन यदि किसी को कुछ देना हो, गिफ्ट वगैरह देना हो तो वो दे सकते थे। तो जो ये गिफ्ट दिया जाता था इसे वहेतु शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आर्य सभ्यता में इसको वहेतु कहा जाता था। इसके अलावा जिसे बोलते हैं, एक व्यवस्था होती है महिलाओं से ही संबंधित। अब दहेज नहीं होता था, इसके अलावा सती प्रथा भी नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि एक बहुत उन्नत व्यवस्था हुआ करती थी। अब यदि हम विवाह की बात देखें तो विवाह में सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर मोनोगेमी प्रचलन में थी। मोनोगेमी का मतलब है कि एक पुरुष एक स्त्री के साथ ही लॉयल रहेगा, तो जिसे मोनोगेमी इंग्लिश में कहा जाता है। एक के साथ ही विवाह, मोनोगेमी ये व्यवस्था थी। इसके अलावा जो आर्य सभ्यता थी इसमें इंटरकास्ट मैरिज का भी उल्लेख मिलता है, और इंटरकास्ट मैरिज में भी दोनों विवाह प्रचलन में थे। अब दोस्तों जो विवाह जो हुआ करते थे, इंटरकास्ट मैरिज के बारे में मैं बता रहा था। तो जो आर्य सभ्यता थी वहां पर अनुलोम और प्रतिलोम दोनों विवाह एग्जिस्ट करते थे। अनुलोम और प्रतिलोम। अब अनुलोम और प्रतिलोम में क्या फर्क होता है? इसमें होता है जो पुरुष होगा वो उच्च वर्ण का होगा और जो स्त्री होगी वो तथाकथित निम्न वर्ण की होगी। और प्रतिलोम विवाह में जो मेल होगा वो निम्न वर्ण का और जो फीमेल होगी ये उच्च वर्ण की। ये व्यवस्थाएं उस समय पर मौजूद थी। तो आप जिसे हम ये बोलते हैं समाजवाद बोलते हैं, जिसे हम समाजवाद
जो इक्वलिटी की बात करता है। यदि आप समाजवाद का उत्कृष्ट उदाहरण देखना चाहें तो आपको आर्य समाज में, आर्य सभ्यता में, समाज में नहीं, आर्य सभ्यता में देखने को मिल जाएगा। लेकिन वर्तमान में जो पॉलिटिकल समाजवाद का फ्रॉड चल रहा है उसका इससे कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। आर्य सभ्यता का जो समाजवाद का उत्कृष्ट उदाहरण आपको आर्य सभ्यता में देखने को मिलेगा, वर्तमान में ऐसा नहीं है। अब ये अब इससे एक बात और साबित होती है। अब यहां पर आपने देख रहे हो उच्च वर्ण और निम्न वर्ण। अब इसका मतलब है कि उस समय पर वर्ण व्यवस्था भी थी। तो अकाल पुरुष जिसे कहा जाता है, अकाल पुरुष जिसे कहा जाता है, अब इसको अकाल पुरुष भी बोल सकते हैं और या फिर इसको सुपीरियर क्रिएशन भी बोल सकते हैं गॉड का, अब या इसको अवतार भी बोल सकते हैं। तो जो अकाल पुरुष था, अकाल पुरुष ऐसे 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 था, ये ऐसे ऐसे, ये इसके हाथ। जो अकाल पुरुष था, अकाल पुरुष के मुखमंडल से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई और इसके हाथ से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई और इसकी जो थाइज थी, जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति हुई और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो वर्ण व्यवस्था भी उस समय पर एग्जिस्ट करती थी, लेकिन विवाह पद्धति से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था थी लेकिन कोई भेदभाव नहीं था। अब दोस्तों हमने जो ये है इसका जो इसकी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, इनका लगभग इनको हमने देख लिया। इसमें एक बात और ध्यान रखना, जो लड़कियां शादी नहीं करती थी और उनको अमाजू कहा जाता था, इस समय पर अमाजू कहा जाता था। अब हमने सामाजिक व्यवस्था को हमने देख लिया है, अब हम राजनीतिक व्यवस्था को देखते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे थे राजनीतिक व्यवस्था की, पॉलिटिकल सिस्टम जिसे राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। अब राजनीतिक व्यवस्था की बात यदि करें तो जो आर्य समाज था वो आपको पता है घुमंतू टाइप का था, जिसे नोमैडिक कहा जाता है। तो अब जो ये घुमंतू टाइप के होते हैं ये कबीलों के रूप में होते हैं। तो कबीलाई थे। तो राजनीतिक व्यवस्था की जो इकाई है वो कबीला है, लेकिन कबीला भी कुछ सब कबीलाओं में बटा हुआ था जिसे जन कहा जाता था। जन से मिलकर के बना होता था कबीला। दोस्तों हमने कबीला देखा, इसका जो आगे का इसके जो राजनीतिक व्यवस्था का आगे का हिस्सा हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब तक हमने इसके सामाजिक परिचय को देख लिया है। स्टे ट्यून, धन्यवाद।